नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 की यूनिट 3 के बारे में। यहाँ पे 1 से रेफरेंस है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। तो यूनिट 3 की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, वो है पहला फ्री कंसेंट। इसकी क्या डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। सेकेंड टॉपिक आता है आपका कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक, ये आपके टॉपिक हैं। थर्ड आपका टॉपिक आता है अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बात होगी। फोर्थ है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फिफ्थ है आपका परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका है ब्रीच, एंटिसिपेटरी एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे यूनिट 3 के। तो अगर मैं इसमें मार्क्स की बाइफिकेशन की बात करूँ तो पहला जो टॉपिक है फ्री कंसेंट, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बट ये दोनों चीज़ें एक साथ ही कवर होती हैं, तो ये दोनों 12.5 में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है ये 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी 5 मार्क्स। उसके बाद परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, ये और आपका ये दोनों ही चीज़ें आपकी 12.5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इस तरीके से इनके मार्क्स का बाइफिकेशन रहेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले फ्री कंसेंट। फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो फ्री कंसेंट होती है, फ्री कंसेंट क्या होती है कि जहाँ पे कोई भी प्रेशर ना हो, जहाँ पे पर्सन विलिंगली आपको कंसेंट दे रहा हो विदाउट एनी प्रेशर, कोई भी प्रेशर क्रिएट किए बिना आपको कंसेंट दी जा रही है, तो उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। उसके साथ सेकंड एसेंशियल इसका होता है कि फ्री कंसेंट कौन दे सकता है, उसके लिए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू गिव कंसेंट। क्वालिफिकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि सबसे पहले तो पर्सन को 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। सेकंड, उसको साउंड माइंड का होना चाहिए, ताकि जो वो कंसेंट दे रहा है तो उसको पता हो कि वो किस लिए वो कंसेंट दे रहा है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसको वो कंसेंट वो दे सकता है कि नहीं दे सकता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्री कंसेंट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमें पता ही है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ इट इज मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड। अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी, एक वर्ड मैंने बताया था, ये है कंसेंसस एड आइडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। मीटिंग ऑफ माइंड्स का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे कि सेम चीज को सेम सेंस में अंडरस्टैंड करना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, तो यहां पे सब्जेक्ट मैटर और कंसिडरेशन दोनों ही चीज़ों को जिस सेंस में ए कह रहा है और जिस सेंस में बी कह रहा है, दोनों का सेम सेंस होना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन या मिस्टेक है तो उस केस में कंसेंसस एड आइडम नहीं होता, और इसके ना होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल, ठीक है। और सम केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। तो ये है फ्री कंसेंट और कंसेंसस एड आइडम की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री कंसेंट सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें रेलेवेंट है, जिसमें एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की हुई है। तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले एग्रीमेंट की बात करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विद द एग्रीमेंट विच इज फॉर्म्ड व्हेन वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड अदर एक्सेप्ट्स इट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरा उसका एक्सेप्टेंस करेगी। ये चीज तो हम पहले ही समझ चुके हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, द कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट बी फ्री फ्रॉम, मतलब फ्री होनी चाहिए। फ्रॉम का यहां पे क्या मतलब हुआ कि इन सब चीजों से, ये जो चीजें मेंशन्ड है, इसकी वजह से वो कंसेंट डराइव नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए विदाउट दीज थिंग्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो कंसेंट फ्री होगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंसेंट में कोई भी इनमें से फैक्टर इन्वॉल्व होता है, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगी और वो चीज फिर वॉइड हो सकती है और वॉइडेबल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, थर्ड कंडीशन है। कॉम्पिटेंसी फर्स्ट क्या है, अटेंड एज ऑफ मेजॉरिटी 18+, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद सेकंड साउंड माइंड, ये भी पहले डिस्कस किया हुआ है। एंड थर्ड, दे मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। अगर उनको जिस सब्जेक्ट, मान लीजिए अगर इंडिया की बात हो रही है तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, अगर दोनों पार्टीज ए और बी यहाँ पे मान लीजिए दो पार्टीज हैं और वो इंडिया की हैं, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये लोग डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए इंटर कंट्री कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक इंडियन है और एक मान लीजिए यूएसए का है, तो दोनों ही पार्टीज, दोनों के सब्जेक्टिव लॉ, मतलब ये ए इंडिया के और बी यूएसए के लॉज के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए,
उसके बाद फोर्थ है लॉफुल कंसिडरेशन। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है। पहली चीज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, सेकंड नॉट फ्रॉडुलेंट, थर्ड इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं इलीगल और इमोरल। उसके बाद इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो इसके थ्रू अगर कंसिडरेशन ये इनमें से नहीं होगी, अगर ये सारी चीजें कंसिडरेशन में नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। द पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल एंड शुड नॉट, पहला वायलेट एनी लीगल प्रोविजन, सेकंड वो इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्ट, थर्ड इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसका एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने मूवीज में काफी बार सुना होगा सुपारी देना। ठीक है, तो ए ने बी को सुपारी दी टू किल सी। ठीक है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट, इसका जो कंसिडरेशन है मान लीजिए वो 10 लाख रुपीज है। ठीक है, तो 10 लाख रुपीज तो वैलिड है, कंसिडरेशन वैलिड है, ना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ना कुछ भी। बट ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कि बी सी को किल करेगा, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट इसका जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी साथ के साथ इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्ट, दोनों ही प्रोविजंस अप्लाई होंगे, तो इसलिए इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठा के देखेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको मिल जाएगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये वॉइड होते हैं, अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो तो वो वॉइड है। सेकंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वॉइड होते हैं, अगर आप किसी को मैरिज करने से नहीं रोक सकते आप किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट विद अनसर्टेन टर्म्स, जहां पे जो टर्म्स हैं वो क्लियर नहीं है, वो भी वॉइड होते हैं। उसके बाद वेजरिंग एग्रीमेंट्स, वो भी वॉइड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। सबसे पहले कंसेंट को डिफाइन किया गया है। टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। वही कंसेंसस एड एडम वाली बात कि सेम चीज के लिए एग्री किया जा रहा है और सेम सेंस में एग्री किया जा रहा है। अगर सेम चीज या सेम सेंस का कंफ्यूजन है तो उस केस में वो फ्री कंसेंट या कंसेंट को नहीं माना जाएगा। ये रहा कंसेंट रेफर्स टू अ मीटिंग ऑफ माइंड्स, कंसेंसस एड आइडम। ठीक है, कंसेंट जो होती है वो मीटिंग ऑफ माइंड्स होती है। उसके नेक्स्ट आपका फ्री कंसेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन नॉट कॉज्ड बाय फर्स्ट कोर्जन, सेक्शन 15 में कवर्ड है ये। सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18, मिस्टेक 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो अगर इसमें ये सारे फैक्टर्स नहीं लगते तो कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाती है। तो सबसे पहले कोर्जन की बात करते हैं जो सेक्शन 15 में बताया गया है। तो कोर्जन का अगर मैं आपको डायरेक्ट मीनिंग बताऊं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना था, सपोज लैंड का। ए ने 50 लाख रुपीस बी को पे करने थे, बट वो किस लिए था? लैंड के पर्पज से। अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तो ये हुई कि 50 लाख रुपीस आप मुझे दोगे और बी जो है अपनी लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। बट क्या हुआ, 50 लाख रुपीस ए अरेंज नहीं कर पाता, तो ए क्या करता है, बी की सिस्टर सी इसको किडनैप कर लेता है। इसको किडनैप करके बोलता है कि अगर तुमने ये लैंड मुझे नाम नहीं किया फॉर रुपीज 5 लाख, तो उस केस में मैं इसको मार दूंगा, किल कर दूंगा। ठीक है, तो उस केस में जो बी होगा वो ऑब्वियस सी बात है ड्यू टू लव एंड अफेक्शन वो ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंसेंट है वो बेसिकली कोर्जन से आई हुई है, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है, वहां पे कोई ना कोई प्रेशर है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो कोर्जन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट और डिटेनिंग प्रॉपर्टी टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी डिटेन किया जा सकता है। सपोज इसी एग्जांपल में लैंड को ट्रांसफर कराने के लिए ए ने बी के पास एक कार थी जो बहुत कॉस्टली है, सपोज रोल्स रॉयस की कार थी, उसने उस कार को चुरा लिया। अब चुराने के लिए, अब क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो कार की वैल्यू है वो सपोज 1 करोड़ रुपीस की है, तो ऑब्वियस सी बात है 50 लाख रुपीस जो है वो लेस देन 1 करोड़ है, तो बी अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए इस लैंड को सस्ते में दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी डिटेन किया जा सकता है और पर्सन को भी। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल ये है थ्रेटनिंग टू हार्म समवन अनलेस दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका एग्जांपल हो गया। उसके बाद केस लॉ है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सबसे बारीक बात है कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस और जो कोरिजन होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, पोजीशन ऑफ पावर ओवर द अदर टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। यहां पे पोजीशन ऑफ पावर का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, सपोज ए बी का टीचर है। ठीक है, बी से सपोज उसको एक लैंड खरीदना है जो अराउंड 50 लाख रुपीस का है। ठीक है, ए ने इससे बोला कि अगर तुमने मुझे ये लैंड ट्रांसफर नहीं किया फॉर अमाउंट 5 लाख रुपीस, ठीक है, या हो सकता है फ्री में भी ये लैंड आपने मुझे ट्रांसफर नहीं किया, तो इन दैट केस आई विल नॉट लेट यू पास, मैं तुम्हें पास नहीं होने दूंगा।
ठीक है। तो जहां पे बी की डिग्री स्टेक पे है, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इसने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया। ए इज अ पर्सन इन अथॉरिटी। जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात होगी, जो पर्सन यूज करेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस को कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए, तो वो पर्सन जो होगा वो अथॉरिटी में होगा। अब यहां पे दूसरे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां पे लैंड इसको ट्रांसफर करना था, ठीक है, फॉर 5 लाख रुपीज ने ट्रांसफर कर दिया 50 लाख का लैंड। क्यों? क्योंकि ए जो था वो पुलिस वाला था, पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। तो उसने इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस किया कि अगर आपने मुझे लैंड ट्रांसफर नहीं किया तो मैं आपको फॉल्स केस में अरेस्ट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन इन अथॉरिटी है। इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अगर ए पुलिस ऑफिसर नहीं होता, ए पुलिस ऑफिसर नहीं है, कॉमन मैन है, सपोज वुमेन है ए, ठीक है, ए ने बी से बोला कि अगर आपने लैंड मुझे 5 लाख रुपीज का नहीं दिया तो उस केस में आप पे मैं फॉल्स एलिगेशंस लगा दूंगी। तो ए को मजबूरी में वो 50 लाख रुपीज का लैंड जो था वो 5 लाख रुपीज में, या हो सकता है उससे भी कम में ट्रांसफर करना पड़े, तो इसको बोलेंगे हम कोरिजन। ये अनडू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल नहीं है। यहां पे अनडू इन्फ्लुएंस तभी होगा जब ए बी से अथॉरिटी में होगा, अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनडू इन्फ्लुएंस का। मुझे उम्मीद है कि आपको कोरिजन और अनडू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड इसमें देखेंगे तो इसमें जो एसेंशियल है वो डोमिनेंट पोजीशन है, रिलेशनशिप लाइक पेरेंट चाइल्ड डॉक्टर पेशेंट वगैरह, ठीक है। अनफेयर एडवांटेज इज ऑब्टेन्ड, तो अनफेयर एडवांटेज होती है, इसलिए ये केस लॉ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड से अगर कंसेंट ऑब्टेन की हुई है, इसमें एक यहां पे एग्जांपल लेते हैं एच और डब्ल्यू का, जहां पे जब डब्ल्यू ने प्रपोजल भेजा एच के घर में तो डब्ल्यू को बताया गया कि एच जो है हाईली क्वालिफाइड है। सेकंड चीज बताई गई कि उसकी अर्निंग है 20 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। जब शादी हो गई तो डब्ल्यू को पता लगा ना ही तो ये क्वालिफाइड है ना ही इसकी अर्निंग है इतनी, ठीक है। तो इस केस में जो मैरिज हुई, जो मैरिज के लिए कंसेंट ली गई वो फ्रॉड के लिए थी। यहां पे मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट इसको एग्जांपल के पॉइंट में समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर अ हॉर्स, जिसमें हॉर्स को रिप्रेजेंट करा बी ने, मतलब हॉर्स इज अ हेल्दी हॉर्स, हेल्दी हॉर्स को हेल्दी बताया, बट जब ए ने उसको परचेज कर लिया तब पता लगा कि हॉर्स इज सफरिंग फ्रॉम अ सिकनेस, तब ये चीज ए को पता लगी। तो यहां पे जो कंसेंट ली गई वो फ्रॉड के थ्रू ली गई। तो इसका जो एग्जांपल है कंसीलिंग मटेरियल फैक्ट्स, जो मटेरियल फैक्ट है उसको छुपा लिया गया। सेकंड, मेक फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए। अभी आपको ये हॉर्स वाला एग्जांपल लग रहा होगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल है, बट वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। तो इसमें क्या है सबसे पहले डेफिनेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स एन इनोसेंट और नेग्लिजेंट फॉल्स स्टेटमेंट और ऑफ मटेरियल फैक्ट लीडिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ए इसमें एग्जांपल अगर आप देखें, सेलिंग लैंड इज फर्टाइल when it is not without knowledge of its condition। यहां पे क्या है कि ये मान लीजिए ए एक लैंड है और बी एक लैंड है, ठीक है। तो बी अपने लैंड को सेल करता है ए को कि आप मेरा लैंड ले लो, आपके नेबर में है और ऊपर से बहुत फर्टाइल है, ठीक है। तो ये फर्टाइल बल्कि नहीं था, और बी को इस लैंड की एग्जैक्ट क्या कंडीशन है वो पता भी नहीं था। उसने जानबूझ के बोल दिया बिकॉज ए इज अ फार्मर, तो उसने को ये लगा कि अगर ये लैंड फर्टाइल होगा तभी इसको ये परचेस करेगा, तो उसने उसकी कंडीशन को जाने बिना उसको बोल दिया यस। यहां पे क्या था, हॉर्स वाले एग्जांपल में अगर उसको जेन्युइनली नहीं पता होता कि हॉर्स सिक है, हॉर्स जो है वो किसी बीमारी से सफर कर रहा है, तो उस केस में अगर वो बोलता कि वो फिट एंड फाइन है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी हॉर्स है, तो उस केस में मिस रिप्रेजेंटेशन होता। बट उसे पता था कि वो सिकनेस से सफर कर रहा है, बट फिर भी उसने बोला, तो इसलिए वो फ्रॉड में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मिस्टेक अकर व्हेन बोथ और वन ऑफ द पार्टी एज पर एक्ट अंडर अ फॉल्स बिलीव अबाउट फैक्ट और लॉ। अगर मान लीजिए इसमें दो तरीके से है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, सेक्शन 20, म्यूचुअल मिस्टेक व्हेन बोथ पार्टीज मिसअंडरस्टैंड द सेम फैक्ट। म्यूचुअल मिस्टेक है, बोथ पार्टीज जो है वो मिसअंडरस्टैंड करती हैं सेम फैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। जब आपने कंसेंसस एडाइडम ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो ही जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन ओवर द नेम ऑफ अ शिप लीड टू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका केस लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है कि जहां पे इग्नोरेंस ऑफ लॉ, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कभी भी अलाउड नहीं होता, चाहे वो सिविल लॉ हो या वो क्रिमिनल लॉ हो, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर एक्सक्यूज, ठीक है। तो इस केस में भी ये चीज हो जाएगा वॉइड, ठीक है। बट एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको कि जहां पे मिस्टेक भी वैलिड हो सकती है। जैसे मान लीजिए ए और बी, ए ने बात करी एक हॉर्स की,
ठीक है, जो कि जिसका कलर ब्लैक था, और बी ने बात करी हॉर्स की जिसका कलर व्हाइट था। यहां पे कलर का डिफरेंस है, यहां पे मिस्टेक है, दोनों अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो सेलर है, जो ऑप्शन दे रहा है सेलिंग का, जिसने गलत बोला, मतलब जिसकी वजह से यहां पे मिस्टेक हो रही है, म्यूचुअली मिस्टेक हो रही है, तो ये दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए वो हॉर्स व्हाइट हो या ब्लैक हो, ठीक है, मान लीजिए वो हॉर्स ब्लैक था, तो उस केस में अगर बी ने ब्लैक हॉर्स की बात करी है तो ए उसको अलाउ कर सकता है कि चलो हॉर्स के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट इन्फोर्सिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको बोलेंगे वॉइडेबल। अगर ए चाहे तो उसको वैलिड बना सकता है, मगर अगर ए चाहे तो उसको वॉइड बना सकता है कि भाई मिस्टेक है, तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती। सिमिलरली अगर ए ने व्हाइट हॉर्स की बात करी और वो हॉर्स का कलर जो है व्हाइट ही है, तो बी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता है और वॉइड बना सकता है, तो वो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी हो जाएगा, और वाइस वर्सा हो तो ऑप्शन ऑफ ए हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ फ्री कंसेंट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा। A contract induced by coercion, influence, fraud, misrepresentation is voidable at the option of aggrieved party. ठीक है, contract based on mutual mistake of fact are void under section 20. Restitution क्या है? If the contract is voidable, अगर contract voidable है या resigned हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, ठीक है, तो benefits जो भी obtain हुए किसी भी पार्टी को, सपोज A और B, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने इसको 10 लाख रुपीस दिए फॉर डिलीवरिंग सम गुड्स, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट, इसने पेमेंट तो कर दी बट ये गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया, ठीक है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? रिसाइंड होगा, खत्म होगा, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हुआ, तब इस केस में क्या है, जो 10 लाख रुपीस मिले बी को, ये इसको रिफंड करने पड़ेंगे। तो बेनिफिट्स ऑब्टेन अंडर इट मस्ट बी रिस्टोर्ड सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग। जो 10 लाख रुपीस ऑलरेडी डिपॉजिटेड थे टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तो उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक केस लॉज है, आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं अपना वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अनलॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23-24 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये मैं ऑलरेडी यूनिट 2 की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट को, फिर भी एक बार को ब्रीफ में समझ लेते हैं, डिटेल वहीं से मिलेगी। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक वो लॉफुल होगा। तो पहला फॉरबिडन बाय लॉ, सेकंड इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर कोई भी लॉ ने उसको फॉरबिड कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, अगर कोई प्रोविजंस का वायलेशन हो रहा है, फ्रॉड है, ठीक है, इन्वॉल्व्स एनी इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, ठीक है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो इन केसेस में वो अगर इनमें से एक भी चीज आ रही है किसी भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट में, तो वो लॉफुल नहीं होगा एग्रीमेंट, वो वॉइड हो जाएगा। ये देखिए वॉइड। सेक्शन 24 क्या है? एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट आर पार्टली अनलॉफुल, अगर पार्टली अनलॉफुल है तो भी वॉइड हो जाएगा। इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी पार्ट ऑफ वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है यूनिट 2 में, आप वहां से जाके समझ लेंगे कि सिंगल क्या है, सिंगल कंसिडरेशन क्या है, मल्टीपल कंसिडरेशंस क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो इसमें ब्लू पेंसिल रूल भी आपको वही समझ में आ जाएगा, मैंने समझाया हुआ है कि अगर ब्लू पेंसिल रूल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज सेपरेबल होगी और सेपरेट चीज को एज अ लॉफुल एनफोर्स किया जा सकता है उस पर्टिकुलर चीज को, तो उसको हम लॉफुल मान लेंगे, और जो पार्ट अनलॉफुल है उसको सेपरेट करके अलग कर देंगे। कंपोनेंट्स ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन में सबसे पहले आपका आएगा फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। फिर डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ये भी आपको पता ही है, फ्रॉडुलेंट है, ये भी बता दिया। इंजरी टू एनी पर्सन, इमोरल, पब्लिक पॉलिसी, ये आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर्स में, ठीक है। उसके बाद केस लॉज, ये आप देख लेंगे अपने हिसाब से, इसको अपने आंसर में आपको मेंशन करना है। आपको पर्टिकुलरली मिनिमम एक केस लॉ हर टॉपिक के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, और 2 से 3 एग्जांपल्स देके आप अपने आंसर शीट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफेक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो, नो लीगल रेमेडी कैन बी सॉट टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट, बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर अनलॉफुल एग्रीमेंट कैन नॉट बी क्लेम बैक। हाँ, एक बात मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए ए ने बी से बोला कि आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लो, ठीक है, फॉर ₹10 लाख, मैं आपको 10 लाख रुपीज दूंगा, आप सी से डाइवोर्स ले लो, और ना सिर्फ इतना बल्कि इतना कि सी से डाइवोर्स लेने के बाद आप मेरी डॉटर डी से शादी कर लो, ठीक है। ये एग्रीमेंट था पूरा। क्या एग्रीमेंट था? ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 10 लाख रुपीज दूंगा एज अ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन वैलिड है, ठीक है, और सी से डाइवोर्स लेने के लिए बोला ये चीज, ये ऑब्जेक्ट जो है इमोरल है, ठीक है, इमोरल ऑब्जेक्ट है, सी से डाइवोर्स ले लो, अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेके मेरी डॉटर है, मतलब ए की डॉटर है डी, उससे आप
मैरिज कर लो, शादी कर लो, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये मॉरल है। बी जब सी से डाइवोर्स लेता है तो 5 लाख रुपीज एज अ इनिशियल अमाउंट, 50% अमाउंट उसको ट्रांसफर कर देता है, बट बी डी से मैरिज करने से मना कर देता है आफ्टर रिसीविंग 5 लाख रुपीज। तो क्या ए कोर्ट में जाके अपना 5 लाख रुपीज को वापस मांग सकता है? जी नहीं, नो, इसका आंसर है नो। तो आपका अगर कोई भी ऐसा अनलॉफुल एग्रीमेंट है तो उस केस में आप अपने रेस्टोरेशन, आप अपना अमाउंट जो कि बेनिफिट आपने अनलॉफुल एग्रीमेंट में ट्रांसफर कर दिया है उसको वापस नहीं ले सकते। ये आपके एग्जांपल्स ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये एग्जांपल्स है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा डिस्चार्ज का मतलब क्या है, कि कब कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले खत्म करने का एक ही तरीका है, या तो उसको परफॉर्म कर दो या उसका ब्रीच कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले बाय परफॉर्मेंस, व्हेन बोथ पार्टीज फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट था, मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए डिलीवर, बी जो है गुड्स डिलीवर करेगा, ए पेमेंट करेगा 10 लाख रुपीस की, बी ने गुड्स दे दिए, ए ने पेमेंट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, सेक्शन क्लोज, रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें केस है कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन बाय बोथ द पार्टी डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार परफॉर्मेंस हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट और कंसेंट, दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, नो नीड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। या फिर कोई सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू सेल ब्लू पेन्स, ठीक है। मान लीजिए 10 ब्लू पेन्स ए को देने थे और उसके बदले में इसको 10 रुपीज देने थे, ठीक है। बट ड्यू टू सम रीजन इसके पास ब्लू पेन अवेलेबल नहीं थे, तो इसने ब्लैक पेन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ब्लैक पेन का, ठीक है। तो इसने क्या करा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल पे सुपरसीड कर जाएगा, तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ओल्ड के ऊपर जो है डिस्चार्ज की तरह काम करेगा। तो सेक्शन 62 इसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बाय इम्पॉसिबिलिटी, कि कोई चीज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाए, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लैंड को परचेज करने के लिए 50 लाख रुपीस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बी जब तक ये परफॉर्म करता तब तक गवर्नमेंट की स्कीम आ गई कि वो इस लैंड को एक्वायर करेगी, ठीक है। तो अब ये जब ये स्कीम आ गई तो अब लैंड तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब इम्पॉसिबल हो जाए कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक शिप है, वो जब आ जाएगी तो वो ए को उससे गुड्स डिलीवर हो जाएंगे, बट ये शिप जो है वो डूब गई, ये पानी में डूब गई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, भाई शिप आई नहीं तो परफॉर्म कैसे होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी या फिर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो सपोज किसी स्टेट में अल्कोहल अलाउड है, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो 50 लीटर ऑफ एल्कोहल प्रोवाइड करेगा ए को फॉर अमाउंट 10 लाख रुपीज सपोज, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अब अचानक से कोई लॉ आ जाता है जिसमें अल्कोहल को बैन कर देते, उसको ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से अल्कोहल ही बैन हो गई, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो जिस वजह से ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हो गया, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। उसके बाद बाई लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम क्या होगा कि अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू डिलीवर गुड्स बाई 10 जनवरी, ठीक है। अब ये गुड्स आने थे शिप से, ठीक है, शिप से गुड आने थे, ये 11 जनवरी को आए, जहां पे टाइम बहुत ही मस्ट है, ठीक है। अब 11 जनवरी को ये आए, तो अब ये गुड्स तो किसी काम के रहे नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए मैरिज के लिए गुड्स चाहिए थे, तो ये लैप्स ऑफ टाइम, भाई शादी तो हो गई 10 तारीख को, तो मैरिज हो गई, तो इसके लिए अब ये गुड्स तो अब किसी काम के रहे नहीं, तो जब गुड्स किसी काम के नहीं रहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाई ब्रीच, वही कि भाई ए और बी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, बट ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स देने का, बट ये नहीं दिया, इसने पेमेंट कर रखी थी, इसने पेमेंट भी नहीं की, तो इन दोनों ने ब्रीच कर दिया, एक्चुअल एंटीसिपेटरी, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, ठीक है। एक्चुअल एंटीसिपेटरी आपको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा यूनिट 4 में। इसमें परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। परफॉर्मेंस तो आपको बता ही दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था आपने उसे परफॉर्म किया, क्लोज, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कि आपने कोशिश तो की बट परफॉर्म नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे वन पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म बट अदर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट,
मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स का, तो बी तो बार बार कह रहा है कि आप गुड्स लो गुड्स लो गुड्स लो, बट ए बार बार रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती किसकी, ए की है, ठीक है। तो बी तो सफर नहीं करेगा ना इसमें, कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है वो बी है, तो इसलिए अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, बार बार बी बोल रहा है गुड्स डिलीवर करने के लिए, बट ए मना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब चीज इम्पॉसिबल हो जाए, अभी इसका मैं एग्जांपल दे चुका हूं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, शिप डूब गई, ठीक है। डेथ और इनकैपेसिटी, मान लीजिए बी की डेथ हो गई, उसके रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 56, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन अप्लाइज व्हेन अनफोर्सीन इवेंट फंडामेंटली ऑल्टर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स नेचर। इसमें एलिमेंट्स क्या है, इवेंट अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद इवेंट होना चाहिए। इवेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज। अब मान लीजिए कि शिप आ रही थी, अब वो डूब गई, वो ना ए के कंट्रोल में थी ना बी के कंट्रोल में थी, ठीक है। अगर इसमें से किसी ने भी कोई कॉन्स्पिरेसी करके शिप को डुबाया है तो उस केस में वो फ्रस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, वो ब्रीच माना जाएगा। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ना, बट फ्रस्ट्रेशन तब माना जाएगा कि जब वो किसी के भी कंट्रोल में, दोनों पार्टीज के किसी भी कंट्रोल में नहीं थी, तब वो डूब जाए, तब उसको उसमें हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद द इवेंट रेंडर्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और रेडिकली डिफरेंट, या तो इम्पॉसिबल हो जाए या बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए नेचर, ठीक है। 56 में ही वही जो इम्पॉसिबिलिटी वाला है उसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56 में है। इसमें एक केस है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह की ब्रीच होती हैं, एक एंटिसिपेटरी होती है, एक एक्चुअल। एंटिसिपेटरी से आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, एंटिसिपेटरी बेल मतलब जब आप एप्रीहेंड करते हो, सोचते हो, अभी हुआ नहीं है, वो चीज़ हो सकती है। तो एंटिसिपेटरी बीच का क्या है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, गुड्स के लिए, बट ए को पता लगा कि बी ने अपना बिजनेस जो है उसको बंद कर दिया है, बिजनेस को बंद कर दिया है, ठीक है। बट बी के पास ये गुड्स हो सकता है कि ये गुड्स ए के रखे हुए हो जिसको वो डिलीवर करने वाला था, बट ए को ऐसा लगा, तो इसमें क्या होगा कि ए को एंटिसिपेशन हो जाएगा कि भाई एक ब्रीच होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसे बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑन बिहाफ ऑफ बी, जहां पे ए को लग रहा है कि बी ब्रीच कर सकता है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या है, पहला, अदर पार्टी में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली और वेट अंटिल द ड्यू डेट, या तो ए इमीडिएटली जो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है या ड्यू डेट का वेट करेगा। रेमेडीज इंक्लूड क्लेमिंग डैमेजेस और ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड, या तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है। ये आपका यूनिट 4 में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक रिपीट हो रहा था, तो यूनिट 4 में मैंने आपको विद प्रोविजंस और विद केस लॉज बताया हुआ है। एक्चुअल ब्रीच क्या है, ए और बी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको गुड्स देने थे, इसने नहीं दिए, ड्यू डेट मान लीजिए 10 जनवरी थी और 10 जनवरी तक इसको गुड्स प्रोवाइड करने थे, नहीं किए, इसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच, कि भाई वो सच में नहीं कर पाया। वहां पे क्या है, एंटिसिपेशन है, उसने बिजनेस क्लोज कर दिया इसलिए वो नहीं दे पाएगा। यहाँ पे क्या है, बिजनेस चल रहा है, नहीं दिया, इसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच, ठीक है। तो ये है, आप देख लेंगे इसके बाद। तो ये था ब्रीच का आपका पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 क्लोज हो गई, फिनिश हो गई। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने शायद यूनिट 1 की वीडियो में ये जो आपके वॉइड एग्रीमेंट्स हैं जो इसमें मैंने मेंशन किए हैं, ये वाले वॉइड, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट फॉल अंडर कैटेगरीज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एग्रीमेंट्स आप अपने उसमें नोट करेंगे, यूनिट 1 में जो वॉइड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, ये एग्रीमेंट्स उसमें आप मेंशन करेंगे। इनके सेपरेट सेक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले आपको वॉइड एग्रीमेंट्स में कुछ पार्ट ऐड करना पड़ेगा अपने एंड पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये तो आपने पढ़ लिए वॉइड एग्रीमेंट्स के टाइप। सबसे पहले आपको सेक्शन 24 जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसीलिए मैंने वहां पे कवर नहीं किया था, ठीक है। सेकंड सेक्शन यहां पे अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद सेक्शन 25 विदाउट कंसिडरेशन, वो भी डिटेल में आपको कवर कर चुका हूं मैं यूनिट 2 में, ठीक है। थर्ड आपका आएगा सेक्शन 26, ये आपका मैरिज, जो एग्रीमेंट होते हैं जो मैरिज को रोकते हैं वो वाले एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है सेक्शन 27 ट्रेड, अगर कोई एग्रीमेंट ट्रेड को रोक रहा है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं। उसके बाद फिफ्थ आएगा आपका लीगल प्रोसीडिंग्स, तो जो एग्रीमेंट लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकते हैं, किसी भी पर्सन को, सपोज मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि आप मुझे कभी भी सू नहीं करोगे, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ठीक है। सिक्स्थ आता है आपका सेक्शन 29 जो अनसर्टेन एग्रीमेंट्स होते हैं, और सेवन्थ आपका सेक्शन 30 वेजर, ठीक है। तो जो अनसर्टेन टर्म्स जिस एग्रीमेंट्स में होती हैं वो एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं, और जो वेजर्स होते हैं वो एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं।
इसमें आपको दो चीज़ें समझने वाली बात है कि जो ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट होते हैं, सपोज ए की कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है यहाँ पे और बी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर देता है उसके बगल में, तो ए क्या कर सकता है, अपनी गुडविल से इसको रेस्ट्रेंट कर सकता है, इससे बोल के कि आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर मत चलाओ, इसको पेमेंट कर देगा सपोज 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है, कि आपका नाम बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ कोचिंग सेंटर मत चलाओ, ठीक है, और आप यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर्स की रेंज में आप सेंटर नहीं खोल सकते, ठीक है। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो अलाउड होते हैं। उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें तो लीगल प्रोसीडिंग में जो आर्बिट्रेशन क्लॉज के एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे जिसमें लिखा होता है कि भाई जो भी डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन में रिजॉल्व होगा, तो जहां पे ये डिसाइड हो रहा है कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन से सेटल होगा, तो वो एग्रीमेंट अलाउड होते हैं। वो बेसिकली एग्रीमेंट कोर्ट में जाने से बाहर करते हैं, बट आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट तो एक तरीके से कोर्ट का ही डिस्प्यूट माना जाता है उसको, तो इसलिए वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा इसको ऐड करके। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, और ये पार्ट आपका यूनिट 1 का है। इन डेप्थ मैंने वहां पे क्लियर नहीं किया था बिकॉज यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।